नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि चेक बाउंस होने पर क्या आपके पास ऑप्शन रहता है और क्या है आपके कानूनी अधिकार। वर्तमान में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चेक का इस्तेमाल लेन देन में काफ़ी मात्रा में हो रहा है। अगर हम कोई लोन लेते हैं, उसकी अदायगी करते हैं तो चेक के माध्यम से करते हैं। अगर किसी के वेतन का भुगतान होता है तो वो चेक के माध्यम से होता है। अगर किसी की फीस भरनी हो तो मैक्सिमम वो चेक के माध्यम से होता है। तो चेक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत सारे लेन देन वर्तमान समय में कर रहे हैं। और ये चेक जो है, इसकी जो प्रक्रिया है वो बैंकों की तरफ से होती है। मतलब कि चेक की जो जो पूरी प्रोसेस है वो बैंक की तरफ से पूरी की जाती है और रोजाना के निपटान के लिए कई चेकों का इस्तेमाल किया जाता है। चेक की जो प्रोसेस है उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि आप चेक का भुगतान कर देते हैं लेकिन चेक बाउंस हो जाता है। और चेक बाउंस कब होता है? जबकि आपके अकाउंट में पैसा ना हो। यानी मैंने अगर आपको एक चेक दिया है किसी कर्ज की अदायगी के लिए और आप उस चेक को बैंक में लगाने गए और तब आपको पता चला कि आपने चेक लगाया लेकिन आप पेमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो चेक बाउंस हो गया जो मैंने आपको दिया था। तो इसको कहते हैं चेक का बाउंस होना। चेक चूंकि भुगतान का एक विश्वसनीय तरीका हो गया है, चेक का गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए हमेशा जब भी आप किसी को चेक दे तो ये कहा जाता है कि क्रॉस चेक दिया जाए। चेक बाउंस होगा अगर तो देनदार को पड़ सकता है भारी। देनदार को चेक बाउंस होना कैसे भारी पड़ सकता है? चेक देने वाला व्यक्ति और उस पे साइन करने वाला व्यक्ति जो है वो चेक बाउंस होने पर जिम्मेदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही देनदार कहलाता है, वो चेक को दे रहा है, चेक में अमाउंट वो भरता है, अपने सिग्नेचर करता है और अपने चेक देता है। तो चेक का देनदार कौन हो गया? चेक देने वाला व्यक्ति हो गया। जिसके पक्ष में वो चेक जारी करता है और या जारी किया जाता है वो लेनदार कहलाता है। चेक बाउंस होने के मामले आजकल बहुत ही आम हो गए हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि चेक में जो आपका खाता है उसमें अमाउंट तो होता है पर चेक बाउंस होने का रीजन ही हो जाता है कि सिग्नेचर नहीं मिल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप भुगतान करने जाते हैं पता चलता है कि जिसके अकाउंट से आप पैसे लेने गए हैं उसमें पैसा ही नहीं होता है, मतलब भुगतान नहीं हो पाता है और बैंक जो है वो उसे चेक को वापस लौटा देता है। बैंक में जो चेक बाउंस होता है तो उसको सबसे पहले सूचना जो है देनदार को देना होती है और ये उसके लिए अनिवार्य है कि वो देनदार को इस बात की सूचना दे कि उसका चेक जो है वो बाउंस हो गया है। लेनदार को अगर भुगतान 1 महीने के अंदर नहीं मिलता तो ऐसे हालात में देनदार को लीगल नोटिस भेजा जाता है। चेक का बाउंस होना देनदार को पड़ सकता है भारी। देनदार कौन होता है और लेनदार कौन होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। चेक देने वाला व्यक्ति और उस पर अमाउंट लिखकर साइन करने वाला व्यक्ति जो है वो देनदार कहा जाता है, उसको देनदार कहते हैं। और जिसके पक्ष में चेक जारी किया जाता है वो व्यक्ति कहलाता है लेनदार। चेक बाउंस होने के मामले आजकल बहुत आम हो गए हैं। कभी कभी देखा जाता है कि चेक जो है वो बैंक में लगाया जाता है लेकिन रकम का भुगतान नहीं हो पाता है और चेक बाउंस हो जाता है और बैंक जो है उस चेक को लौटा देता है। अब जहां चेक बाउंस होता है वहां बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देनदार को इस बात की सूचना दे कि उसका चेक जो है वो बाउंस हो चुका है और लेनदार जो है वो उसका भुगतान जो है 1 महीने के अंदर अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर वैसे हालात में वो देनदार को लीगल नोटिस भेज सकता है। यानी चेक बाउंस होने के बाद जो देनदार है उसको एक सूचना दी जाएगी कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है और 1 महीने के अंदर अगर लेनदार को वो अमाउंट नहीं मिलता है
तो फिर वो देनदार के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। यानी चेक बाउंस हो गया है तो आपको पास कितने समय का वक्त है केस लगाने के लिए, लीगल नोटिस भेजने के लिए 1 महीने का समय है। नोटिस मिलने के बाद अगर नोटिस मिलने के दिन से 15 दिनों तक अदायगी नहीं करता है सामने वाला व्यक्ति, तो ये कानून के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। और लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर चेक की रकम की अदायगी कर देता है तो फिर ये अपराध नहीं होगा। तो सीधा सा अगर हम इसको कहें, शॉर्ट शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लेनदार और देनदार 2 व्यक्ति होते हैं। अगर चेक बाउंस हो जाता है और व्यक्ति जिसको चेक दिया गया है उसको अगर अमाउंट नहीं मिल रहा है तो उसके पास 1 महीने का समय होता है लीगल नोटिस भेजने के लिए। और नोटिस मिलने के बाद जिसको अमाउंट देना है उसके पास 15 दिन का समय होता है इस अमाउंट को लौटाने का। अगर वो अमाउंट लौटा देता है तो फिर उसके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वो अमाउंट नहीं लौटाता है तो फिर ये एक दंडनीय अपराध हो जाता है और उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। 3 महीने तक चेक करा सकते हैं कैश। जो चेक आपको मिला है उसको क्लियर कराने का समय अवधि जो है वो 3 महीना है। 3 महीने के भीतर आप उस चेक का कैश करवा लीजिए। अगर आप 3 महीने तक के बाद जाके करवाएंगे तो फिर वो चेक जो है वो उसमें चेक देने वाला का कोई फॉल्ट नहीं होगा, वो आपका खुद का फॉल्ट होगा कि आप समय अवधि के बाद चेक को लेकर गए। लेनदार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नोटिस के 15 दिन गुजरने की तारीख से 1 महीने के अंदर शिकायत कर सकता है। अगर उसके बाद भी चेक नहीं प्राप्त होता है या रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता है तो देनदार के खिलाफ आप केस लगा सकते हैं। और केस आप जो है निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस यानी प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आप चेक बाउंस का केस लगा सकते हैं। ये एक दंडनीय अपराध है और इसमें 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। चेक बाउंस होने पर जुर्माना और दंड दोनों है। 3 महीने तक की इसमें आपको सजा हो सकती है और जुर्माना न्यायालय जितना उचित समझे उतना लगा सकता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने चेक बाउंस होने के बारे में पढ़ा है। चेक बाउंस किसे कहते हैं, चेक बाउंस होने के बाद समय अवधि कितनी है। मैं आपको शॉर्ट में एक वन फैक्ट में आपको और समझा देती हूँ। जब आप किसी को कोई आपको चेक देता है पैसा अमाउंट देने के लिए और आप बैंक में लगाते हो, वहां से आपको अमाउंट नहीं मिलता, पता चलता है कि उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो कहलाता है चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस होने के बाद उसको आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कब कर सकते हैं, तो उसके लिए समय अवधि दी गई है 1 महीने की। अगर उस 1 महीने के अंदर अगर आपने उसको नोटिस दे दिया और उसने 15 दिन में अगर आपको अमाउंट दे दिया तो फिर आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो चेक बाउंस होना एक दंडनीय अपराध है और प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत इसमें 3 माह की सजा का प्रावधान है और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो चेक बाउंस होने की कंडीशन में आपको क्या प्रोसेस अपनानी है वो सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा और साथ ही साथ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।